श्री राजेश रंजन। 461 हम सुने आपका तबीयत हुजूर खराब था। नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी 100 की टिकट बचे 400 रेलवे ने 2021 से 2024 के बीच वेटिंग टिकट कैंसिलेशन के नाम पर 1230 करोड़ दीन दहाड़े इन्होंने कमाया। 2023 में 5 करोड़ 26 लाख वेटिंग टिकट कैंसिलेशन कराकर सरकार ने इसकी वसूली की। इसके पहले पुरानी ट्रेनों में 10 से 12 और 14 स्लीपर डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन एलएचबी ट्रेनों में जिस तरीके से अब 2 से 4, 3 डब्बे होते हैं और लगातार पूरे देश का ये रिजर्वेशन का सवाल है कि 1 मिनट में आप अभी खोलेंगे और पता चलेगा कि सब खत्म हो गया और सब कुछ बुक हो गया। ये जो बिचौलिया है, जिस तरीके से कन्फर्मेशन के नाम पर लगातार आम आदमी के लिए बोझ बनता जा रहा है। बिहार में आपने घोषणा की थी लगभग। आपका प्रश्न क्या है? जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं कन्फर्मेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। नहीं तो प्रश्न पूछो लास्ट में। अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मैंने वसूली की, मैंने बात की कि मेरा सवाल सीधा है कि जिस तरीके से ट्रेनों में, टॉयलेट में जिस तरीके से मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र 24 घंटे से ज़्यादा 32 घंटे, 34 घंटे एक बाथरूम में बैठकर, खड़े होकर, छत पर आकर बिना कंफर्मेशन के आप लगातार हमारे मजदूर भाई, आपको भी आपने इसको स्वीकार किया है कि 7 लाख से ज़्यादा मजदूर प्रवासी सीमांचल, कोसी और बिहार से करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है, उस विषय का मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को निश्चित भाव से पूरे डिटेल्स बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे गरीब की सवारी है, रेलवे मध्यम वर्ग की सवारी है और पूरा का पूरा फोकस गरीब से गरीब व्यक्ति को एक सुगम और सस्ते अफोर्डेबल सवारी कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने का पूरा प्रयास रहता है रेलवे में। इसीलिए अगर कोविड के बाद के पीरियड को अगर हम लें, कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियाँ देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। 1024 नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं उनमें 4651 कोच ऐड हुए हैं। 4651 कोच नए ऐड हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये एकदम भ्रांति फैलाने का प्रयास है। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है। ये मैंने लिख के उत्तर के माध्यम से रखा है सदन के पटल पे, ये तथ्य है। और अगर सीट्स हम देखें तो 78% सीट्स जनरल और स्लीपर यानी नॉन एसी कैटेगरीज की है। और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो खासकर जो पीक सीज़न आता है तब जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, उस समय का ध्यान रखने के लिए जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला, उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें ऑलरेडी अब तक 75,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा चुकी है। और इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। पिछले साल जो छठ और दीपावली का फेस्टिवल का सीज़न निकला और उसके बाद में नववर्ष के समय का रश सीज़न निकला और अभी हाल ही में होली के समय का जो रश सीज़न निकला, उसमें परिस्थितियां पहले से, पुराने समय से बहुत बेहतर थी और इसमें और मेहनत लगातार चल रही है। और एक जो माननीय सांसद महोदय ने उठाया प्रश्न, जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट आईआरसीटीसी में जो थे, 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट हटाए गए
और उनको बिल्कुल और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक साथ बॉट फार्म से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट, कंफर्म टिकट मिलने लगा है। इसका एक ये भी उदाहरण है, कई मान्यवर सांसदों ने ये फीडबैक दिया है कि पहले जितना उनके पास कंफर्मेशन टिकट के लिए रिक्वेस्ट आता था, उससे अब कम हुआ है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा संरक्षण चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 16,000 मौतें जनरल ट्रेनों से हुई है। हर दिन 44 लाश, आपके वेबसाइट पर है, मेरा नहीं है मानवर। हर घंटे 2 मौतें हुई हैं। जापान, यूएई और आप यदि जर्मनी को देखेंगे, चीन अपने स्प्रिंग फेस्टिवल 40 दिनों के अंदर 48 करोड़ यात्री को बिना खरोंच पहुंचा देती है। और हम छठ, दिवाली पर्वों में चुनाव के समय घोषणा करते हैं 17,000 12,000 ट्रेन चलाएंगे। चुनाव में 13,000, जब हमारे पास 5,000 ट्रेन और 23,000 डिब्बा है, कौन सा 17,000 12,000 ट्रेन बिहार से चल रही थी? और उसके चुनाव के बाद टोटल मजदूर और यूथ और छात्र डिब्बे में भर भर के आए। मेरा आपसे डिमांड यह है कि मानवर, आप जरा हमें यह बता दें कि किन परिस्थिति में, जब से सबसे ज़्यादा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी से लोग पलायन करते हैं, मजदूर आता है, आप महानगरों से यदि रियल में जो आम मजदूर को जाने वाली डब्बे को नहीं जोड़ेंगे, जैसे पूर्णिया कोट है, पूर्णिया जंक्शन है, सहरसा है, उससे आप सीधे महानगरों को नहीं जोड़ेंगे तो लोगों की स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। आपने अपने उत्तर में कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने एकदम गलत आंकड़ा पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो सेफ्टी के बारे में गलत आंकड़ा दिया गया है, मैं उसका संशोधन करना चाहूँगा। आज सेफ्टी पे जो फोकस दिया है, उस सेफ्टी पे फोकस के कारण आज कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 90% कम हो चुके हैं। बहुत उसमें ध्यान दिया गया है। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पे जा रहा है और उसके कारण रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। 90% कम हो चुके हैं कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहता हूं कि इस लेवल से भी और बेहतर करने का लगातार प्रयास चलता है। माननीय सांसद महोदय, जिस तरह के गलत आंकड़े देके सदन में कोई भ्रम उपस्थित न करें। पिछले दीपावली और छठ के फेस्टिवल सीजन में एग्जैक्टली 12,700 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। उसकी लिस्ट मैंने पब्लिश की है, और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है। तो और इस तरह से जो प्रयास है उस प्रयास का रिजल्ट भी दिखाई दिया। वो जब 1-on-1 मिलते हैं, इनकी बात अलग होती है, हाउस में जब बात करते हैं कुछ और होती है। श्री कौशलेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करने के लिए एक प्रश्न है मेरा सर, कि राजगीर हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और राजगीर में इस बार 15 मई से मलमास मेला लग रहा है और कोविड से पहले हावड़ा राजगीर फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो आज बंद पड़ा है। और अध्यक्ष महोदय, काफ़ी लोग बाहर से मलमास मेले में आते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है, नालंदा की जनता की तरफ से आग्रह है कि राजगीर से जसीडीह होते हुए हावड़ा पैसेंजर ट्रेन को चालू किया जाए। यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का ये जो सुझाव है, इसको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 462, रेलवे में 2 दिन तक लगातार चर्चा होगी। 462 श्री पुट्टा महेश कुमार, उन्होंने आपस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 463 प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 463। माननीय मंत्री महोदय, लखा दिया गया। ऑनरेबल मेंबर। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र विशेषकर
मुंबई के में से जो सोलार सेक्टर है उसकी ज़मीनी हकीकत यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि सरकार एक तरफ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जनरेशन और ट्रांसमिशन में जो है उसके बीच में भारी असंतुलन हमको देखने को मिलता है। उत्पादन तो बढ़ गया है लेकिन उसे ग्रिड तक पहुंचाने वाली क्षमता नहीं बनी है और इसका सीधा नुकसान जो है वो देश को और उपभोक्ताओं को जो है वो सहना पड़ता है। तो मेरे आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मेरा सवाल है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार मानती है कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण सोलर एनर्जी का बड़ा उत्पादन का हिस्सा जो है वो बर्बाद हो रहा है? विशेष रूप से मैं मुंबई के जैसे महानगरों में जो इस तरह की सुधारणा के ठोस जो कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए हैं, तो उसके बारे में आने वाले दिनों में आपने क्या प्रोविजन किया है? सर, बेसिकली प्रश्न तो है महाराष्ट्र के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का है, फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा है रिगार्डिंग ट्रांसमिशन में मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, बड़ा दावा नहीं करते सर। मोदी जी के नेतृत्व में जो दावा हमने किया है वो हकीकत है, मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। 2012 में सर पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, पॉलिटिकल मैं उत्तर दूंगा। 2012 में 72 आवर्स पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा डार्क में था। कारण क्या था सर? इनका वन ग्रिड वन नेशन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, इसके कारण आज उस टाइम लगभग 249 गीगावाट सर 250 गीगावाट टोटल जनरेशन था। आज के दिन में लगभग 506 गीगावाट का टोटल जनरेशन देश में आज है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म कारण है। और कोई भी देश में मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं, देश में कई जगह अभी कोई भी प्रदेश में आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज नहीं है, ये मोदी जी का रिफॉर्म के कारण हुआ है। दूसरी बात, एज फार एज ट्रांसमिशन इज कंसर्न, हमने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हमने लाइन बिछाया है, और दूसरी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 अभी चल रहा है, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 भी हम ला रहे हैं। ओवरऑल नॉट ओनली इन भारत में नहीं है, सारे दुनिया में वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड ये भी कंसेप्ट लाया है, तो वो सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। एक गलत ये जो दुष्प्रचार करने का कोशिश है, मैं इसका खंडन करता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं मैंने पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह से जनरेशन और आपको मालूम है कि जनरेट होता है और ट्रांसमिशन होता है, इसके बीच में असंतुलन है। और जब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ दूसरा आपके माध्यम से, कि जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का संकट आ गया है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे जो सोलार सेक्टर में बड़े पैमाने पे जो है विदेश निर्भरता पे हमारा सेक्टर टिका हुआ है, तो इसमें जो है जो ग्लोबल ट्रेड इश्यूज है, जैसे यूएस द्वारा लगाए गए ड्यूटीज है, ने हमारे मैन्युफैक्चर को और भी कमजोर कर दिया है। तो मेरा सीधा सवाल उनसे दूसरा है कि क्या सरकार के पास ये आंकड़ा है कि इससे हमारे महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है? और दूसरा मेरा उनसे यह कहना है कि मुंबई के इंडस्ट्री को क्लस्टर को जो है विशेष राहत देने के लिए कुछ इंसेंटिव का पैकेज आपने सोचा है, तो उसको क्या हमको इंसेंटिव मिलने वाला है? मुझे क्योंकि हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला है। सर मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर इंफॉर्मेशन के लिए प्रश्न पूछते हैं तो मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास पूरा तैयारी है सर। अगर ये गुमराह करने का कोशिश करता है तो हमारे पास बहुत है सर। हमारे सोलार मॉड्यूल कैपेसिटी सर, इनके कालखंड में यूपीए के कालखंड में 3 गीगावाट था सर, आज 172 गीगावाट है हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलार मॉड्यूल। हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग है 27 गीगावाट, इनके समय में 0 था। आज पूरा देश में पीएलआई के द्वारा हम इनगॉट और वेफर का भी इसका हमने ट्रेजेक्टरी अनाउंस कर दिया है। इनके काल में कुछ नहीं था सर। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, ओवरऑल सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इनके कालखंड में 2.8 गीगावाट था, आज कितना है? 144 गीगावाट है सर, 144 गीगावाट। विंड का इनके कालखंड में 21 था, आज 55 गीगावाट है।
और टोटल ओवरऑल सोलर हमारा मॉड्यूल्स के वृद्धि 178,000% हो गया है। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इनके कालखंड में सर एक सेकंड, वो उनको सनस्ट्रोक हो गया था सर, SON सनस्ट्रोक से सफर हो रहे थे, लेकिन SUN सन जो है वो पहले से थे सर। सूर्य का उदय पहले भी होता था और सूर्य का किरण में बिजली पहले भी था सर, लेकिन इन लोगों ने SON सन के बीच में, इनके प्रमोट करने के बीच में SUN सन का जो पावर था वो हार्नेस नहीं किया, इसलिए इन लोगों को सनस्ट्रोक हो गया है, इसलिए पॉलिटिक्स करना चाहता है। संजय दीना पाटिल। सर, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि हम कोई राजनीति करने के लिए, जानकारी करने के लिए ही लेने के लिए आपको ये कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनंती है, आप दूसरे ट्रैक पे मत जाइए। आप सिर्फ हम मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हमारे लोगों को क्या मिलेगा उसके लिए कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम संजय जी आपका प्रश्न पूछो आप। हाँ सर, मुंबई में मेरे क्षेत्र में पूरा कचरा डंपिंग ग्राउंड मेरे क्षेत्र में है। वो डंपिंग ग्राउंड टॉक्सिक वेस्ट रिलीज करता है। वो डंपिंग ग्राउंड पे पूरा ये सोलर पार्क बनाने की योजना है क्या नहीं है, हम लगातार बहुत समय से उसका प्रयत्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे आपने बताया है आपके जवाब में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे जगह नहीं है। मुंबई जैसे क्षेत्र में जहां से ज्यादा ऊर्जा खर्चा होती है, वहां कम एकदम सब 25,000 से कम घरों में लगा है। कंपलसरी कीजिए, हर सोसाइटीज में हर जगह पे ये सोलर पैनल लगाई जाए। रेलवे स्टेशन है सर टोटल आज महाराष्ट्र में इन्होंने प्रश्न पूछा, इसलिए मैं प्रश्न का उत्तर मेरिट पर ही देता हूं। जब प्रश्न पूछता है मैं मेरिट पर उत्तर देता हूं सर। तो आज के दिन में महाराष्ट्र में ओवरऑल देश में डेली 10,000 डेली सर 10,000 रूफटॉप सोलार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में लगाए जा रहे हैं। 10,000 पर डे और 3 लाख पर मंथ हो रहा है सर। और मुंबई में भी इसका हो रहा है। मुंबई में जहाँ तक मैंने पूरा डिटेल में उत्तर में दिया हूँ, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मुंबई में 396 आज के दिन में जहाँ भी उधर प्रोविजन में उसके लगाने का प्रोविजन है रूफटॉप, ऐसे सोसाइटी में अपार्टमेंट्स में कमर्शियल इसमें भी लगाया गया है। और महाराष्ट्र में ओवरऑल 9,968 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। पूरा देश में 1.08 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में हुआ है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर है। और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र का इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र परफॉर्मेंस मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस जी सरकार को। मोदी जी के मार्गदर्शन में गिनीज रिकॉर्ड हो गया है इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर पंप्स इन ए सिंगल मंथ सर। एक महीने में 45,911 सोलर पंप का इंस्टॉल हुआ है अंडर ये। इसमें हमारा पीएम कुसुम का है और मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी दोनों जुड़ा के किया है। ओवरऑल उधर पीएम गति शक्ति के द्वारा भी उधर पीएम कुसुम में काम चल रहा है। आरई एनर्जी पॉलिसी स्टोरेज इसमें अभी हमने 25-26 हमने लाया है। 16 गीगावाट सोलार में हम महाराष्ट्र में अभी 16 गीगावाट पीएम कुसुम के द्वारा और ओवरऑल विद इन वेरी शॉर्ट टाइम 16 गीगावाट अचीवमेंट हो रहा है। और 51.99% ऑफ द टोटल इसमें हमारा आरई के शेयर है। तो ओवरऑल पीएम प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में ओवरऑल महाराष्ट्र इन द कंट्री इट स्टैंड्स सेकंड इन द कंट्री। टोटल आज 40 लाख इंस्टॉलेशन
रूफटॉप से मोदी जी के कालखंड में हुआ है। लुम्बाराम चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और विद्युत मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सूर्य लाइट के अंदर आपने विद्युत का जो बढ़ावा किया है, उनके साथ साथ में हमारे किसान भाइयों के लिए आपने जो किसानों को जो छोटे छोटे देकर के किसानों की आय बढ़ाई है, उसके लिए मैं पूरे देश की तरफ से हमारे किसान भाइयों की तरफ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बैटरी एजेंसी स्टोर सिस्टम के मामले में राजस्थान सहित भारत की क्या स्थिति है और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ में किस तरह का बदलाव आया है तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सर, आज के दिन में एस्टिमेट है, रिपोर्ट के अनुसार टोटल रिक्वायरमेंट इन द कंट्री 411 गीगावाट पर आवर का हमारा ओवरऑल स्टोरेज का ज़रूरत है। उस स्टोरेज के लिए हमने ऑलरेडी इसके लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का PLI का स्कीम हमने लागू किया है और PM सूर्य घर में और PM कुसुम के द्वारा जो है उसमें हमारा जो अचीवमेंट हुआ है, उस अचीवमेंट के आधार पर हमने बैटरी स्टोरेज, क्योंकि 172 गीगावाट हमारा उत्पादन हो रहा है ओवरऑल, उसमें हम बैटरी स्टोरेज का भी प्रावधान कर रहा है। पंप स्टोरेज का भी भारत देश में अच्छी ढंग से आगे बढ़ रहा है। माननीय श्री श्रीरंग अप्पा बरने जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और नवीनकरण तथा ऊर्जा मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ ऐसे बड़े शहरों में रूफटॉप सोलर लगाए जाते हैं और ये जो बिजली तैयार होती है वो तैयार होने वाली बिजली दिन में उपयोग करते हैं, रात को उसका चार्ज, दिन में तैयार होने वाली बिजली का चार्ज रात को नहीं लगाते। तो मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर जमीन पर तैयार होने वाली बिजली शहरों में उपयोग करेगी क्या? उसका बेनिफिट माननीय मंत्री ग्राहकों को मिलेगा क्या? सर, ग्रिड कनेक्शन जहाँ भी है इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जहाँ भी अगर सोलार का उत्पादन के लिए लैंड मिलते हैं और प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए डेवलपर आता है तो उसका ग्रिड कनेक्शनिटी करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा लगातार संपर्क रहता है। जैसे मैंने कहा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हमने लगातार डेवलप कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके। और जैसे पहले प्रश्न में मैंने एक विषय बताना मैंने भूल गया, VGF के स्कीम के द्वारा 43 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी हम डेवलप कर रहे हैं और 100% वेवर फॉर ISTR चार्ज, जो ट्रांसमिशन चार्ज होता है, 100% वेवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्शन कमीशन अप टू 2028 तक कमीशन हो रहा है। एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन भी इसमें इंट्रोडक्शन हमने किया है। ओवरऑल देश में हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मॉड्यूल से लेके वो भी बढ़ गया है और उसके साथ ही साथ एज पर दी CA इंडिया रिक्वायर्स अबाउट, जैसे मैंने पहले भी कहा, 411 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी comprising 175 gigawatt of pumped storage and 236 gigawatt BES। ये तो इतना हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हमारा तैयारी हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 464 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। 64 मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है। मेंबर
धन्यवाद सभापति महोदय। मैं देश की 80 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और हमारे खाद्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 80 करोड़ जनता के पेट की चिंता करी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा जैसे आदिवासी बहुल और दूर दराज क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की अक्सर समस्या रहती है, क्या अन्न मित्र ऐप ऑफलाइन मोड में कार्य करने में सक्षम है? चूँकि यह ऐप अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण या जियो टैगिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो क्या सरकार इन आदिवासी क्षेत्रों के दुकान संचालकों और फील्ड अधिकारियों को इस नए डिजिटल सिस्टम के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं सदन को भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न का उत्तर की जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे देश में लंबे समय से गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं चलाई जाती है, लेकिन पहले इस व्यवस्था में कई समस्या थी। पहले कई फर्जी राशन कार्ड बने होते थे जिससे असली गरीबों का हक छीना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण को डिजिटल माध्यम से जोड़ा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गरीब कल्याण के लिए अन्न मित्र ऐप और अन्न सहायता व्हाट्सएप के माध्यम से ये डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। अन्न मित्र के माध्यम से राशन दुकानों की निगरानी मजबूत हुई है। इससे गड़बड़ियों पर नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। अन्न सहायता से लोगों घर बैठे शिकायत करने की सुविधा भी मिली है। अब लाभार्थी को लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण और बुजुर्गों के लिए भी आसान है। माननीय श्रीमती सप्लीमेंट्री मैडम ज्ञानेश्वर पाटिल जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा पटल पर रखे गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में आशा के तहत 4,516 मामले और व्हाट्सएप के माध्यम से 695 मामले दर्ज हुए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अन्य सहायता प्लेटफॉर्म पर प्राप्त इन शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय सीमा क्या तय की है? विशेषकर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायत करने वाले हितग्राही को 72 घंटे के भीतर समाधान मिले ताकि गरीब जनता को राशन के लिए भटकना न पड़े? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में 100% राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 99.90 लाभार्थी आधार से लिंक है। मध्य प्रदेश में 92.8% लाभार्थी को ई-KYC से पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश में शिकायत की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार को जब भी कोई शिकायत मिलती है तो वह राज्य सरकार को कार्यवाही करने के लिए भेज देती है और विश्लेषण उस AI के माध्यम से भी शिकायत को विश्लेषण भी कर रही है ताकि खाद्यान्न वितरण को और प्रभावी बना जा सके। सेकंड सप्लीमेंट्री हो गया। माननीय श्रीमती कलाबेन देलकर जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली में मैनुअल व्यवस्था में हमारे आदिवासियों को गेहूं चावल के साथ चीनी, केरोसिन और मोटा अनाज नियमित मिलता था, लेकिन आज डिजिटल इंडिया में क्या स्थिति है? मंत्री जी के उत्तर में तालिका के अनुसार दादरा नगर हवेली में अन्न सहायता आशा में दर्ज मामले 0 है और व्हाट्सएप पर साल भर में मात्र 4 आए हैं। यह 0 का आंकड़ा कह रहा है कि
सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल सिस्टम ठप है। दूधनी, कांचा, रांधा, मांदोनी, सिंधोनी जैसे सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क न होने से ई पास मशीनें काम नहीं करती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या जागरूकता की कमी या नेटवर्क का अभाव इस शून्य आंकड़े का कारण है? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म गुजराती और स्थानीय बोलियों में कब तक उपलब्ध कराया जाएगा? और हमारे शहरी औद्योगिक वार्डों में हजारों प्रवासी श्रमिक रहते हैं। स्थानिक राशन कार्ड न होने से राशन और डीबीटी से वंचित है। क्या इस सिस्टम को वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि प्रवासी मजदूरों को निर्बाध राशन मिल सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3,56,000 निर्धारित की गई है, जिससे 69.93% ग्रामीण और 54.17 शहरी आबादी को कवर किया है। दादरा नगर हवेली और दमन में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 2024 में 1,02,189 इंटरस्टेट लेन देन हुई है और 45,925 इंट्रास्टेट लेन देन हुई है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड का जो डिजिटल पहल है, ये मोदी जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी निर्णय है। गरीब लोगों को, सही लोगों को राशन उसके घर घर पहुंच रहा है और वर्ष 2025 के दौरान 1,03,088 इंटरस्टेट तथा 71,021 इंट्रास्टेट लेन देन हुई है। मैं अन्न सहायता IVRS के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि राशन की जानकारी के लेने के लिए ये ऐप का ये यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल से ही उसका स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, साधारण फ़ोन से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। माननीय श्री रमाशंकर राजभर जी। सर, एक पॉइंट ऐड करना है। सर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो सरकार जहाँ भी ऑफलाइन है, ई पॉस का ऑफलाइन है, ई पॉस के ऑफलाइन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। ऑथेंटिकेशन के कारण, अवेलेबिलिटी, नेटवर्क अवेलेबिलिटी के कारण अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो भी किसी को भी उस कारण हम राशन शॉप से खाली हाथ नहीं भेज रहे हैं। ये मोदी जी का संकल्प है। हर एक व्यक्ति को जो एलिजिबल है उनको राशन मिलना है। उसके अलावा भी और ऑथेंटिकेशन के लिए सिंगल फिंगर है, फ्यूजन फिंगर है, आइरिस मीन्स ये आईबॉल, इसका ऑथेंटिकेशन है, आधार कार्ड OTP है। और आशा जो है इसके लिए भी वो नॉर्मल फ़ोन पे भी एक फ़ोन कॉल चले जाता है, हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक हम स्टेट गवर्नमेंट को वापस भेजते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से तुरंत उसको कार्रवाई करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शन देते हैं। माननीय रमाशंकर राजभर। आभारी हूँ सभापति महोदय। बड़ा सीधा मेरा सवाल है। हरियाणा, दिल्ली, बाकी देश के प्रांतों में कमीशन सरकारी सस्ता गल्ले का जो दुकानदार है उसका कमीशन कहीं 2 रुपया प्रति कुंटल है। मैंने सुना गुजरात में तो 20,000 रुपया मानदेय देते हैं आप सरकारी सस्ता गल्ले के दुकानदार को। हमारे उत्तर प्रदेश में 90 पैसा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 90 पैसा प्रति कुंटल आप सरकारी सस्ते गल्ले दुकानदार को। क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि आप उत्तर प्रदेश में जो 90 पैसा कमीशन देते हैं और बाकी प्रांतों में उसी दुकानदार को 2 रुपया देते हैं, 20,000 देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दुकानदारों का कमीशन 90 पैसा क्यों? इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी। सर, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार प्रोक्यूरमेंट हम करते हैं। प्रोक्यूरमेंट से डेसिग्नेटेड गोडाउन, उस प्रदेश में जहां डेसिग्नेटेड गोडाउन है उधर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार के है।
फिर भी हम एफपीएस शॉप को, फेयर प्राइस शॉप के लिए हम असिस्टेंस देते हैं। बाकी रेशन शॉप का अपॉइंटमेंट करना, रेशन शॉप को कमीशन देना, ये सब काम अपने प्रदेश सरकार करते हैं। और इस प्रश्न जो है, ये प्रश्न इसमें डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, इस प्रश्न का है। फिर भी मैंने संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास किया। प्रश्न 465 क्वेश्चन 465 श्रीमती महिमा कुमारी मेवड़ जी। क्वेश्चन नंबर 465 पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आंसर से संतुष्ट हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि राजस्थान के लिए स्पेशली जो हमारा क्षेत्र है डिगाना, वहाँ पर लिथियम पाया गया है, तो वो कब तक वो काम शुरू होगा कि तो उसके लिए वहाँ के लोग रुक रहे हैं और कितने लोगों से उसको रोजगार मिलेगा, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा माननीय आदरणीय सदस्य को, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उसका महत्व इसी बात से प्रमाणित होता है कि यही प्रश्न 2 सदस्यों के द्वारा पूछा गया और दोनों अलग अलग दलों के। अर्थात इस बात का ये अर्थ हुआ कि ये जो विषय है रेयर अर्थ का, इसमें सारे राष्ट्र को, सारे समाज को रुचि है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विषय को प्राथमिकता देकर के अभी हाल ही में शांति एक्ट भी लाया है, उसको लेकर के कितना उत्साह और ऊर्जा है सारे देशवासियों में। So I think this is, to put it briefly, a subject which deals with a larger ecosystem or a larger spectrum, at the one end of which is the quest to gain self-reliance in the field of nuclear energy, rare earth, permanent magnets. The other end of spectrum is the realization of the need to play a leading role in the global arena. और उसके बीच में है the requirement or the resolve to sustain the recently acquired image of a torchbearer in the world as far as our transition to green earth and clean energy is concerned. अब लिथियम की एक्सप्लोरेशन का विषय तो वैसे दूसरे मंत्रालय में है, लेकिन माननीय सदस्य को जानकर के हर्ष और खुशी होगी कि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य जो पहले रुके पड़े थे उनमें बढ़त अब पहली बार हुई है। अभी 2 ही दिन पहले हैदराबाद में हमें इसी विषय को लेकर हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उसमें हमारे न्यूडियम आयरन बोरॉन परमानेंट मैग्नेट्स को लेकर के, और पहली बार 70 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विशाखापट्टनम वाइजैक में सोमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट प्लांट की लॉन्चिंग की गई है, जिसके द्वारा 500 टन प्रति वर्ष परमानेंट मैग्नेट निर्माणित होगा। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। पहले चरण में 2000 टन, तीसरे चरण में 5000 टन, लेकिन विडंबना ये है कि अभी वर्तमान में भी हमारी रिक्वायरमेंट लगभग 4000 टन है। 2030 तक हमारी जब तक रिक्वायरमेंट इससे दुगना होकर के 8000 टन हो जाएगी, तब तक हमारा उत्पादन 5000 टन तक रहेगा। अर्थात अभी भी बहुत मात्रा में इसका आयात हो रहा है। तो माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि हमें वी विल हैव टू एक्सेलरेट आर रिसोर्सेज, आर प्रोसेसेस टू इंक्रीज एंड टू स्केल अप आर सोर्सेज ऑफ क्लीन एनर्जी। उसमें लिथियम भी शामिल है, क्योंकि आने वाले समय में जगह जगह इसी पदार्थ का, इसी तत्व का इस्तेमाल होने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, चाहे हमारे डिफेंस के साथ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो हमारा स्पेस है, चाहे हमारी विंड पावर सिस्टम्स हैं, जिसके लिए भी माननीय प्रहलाद जोशी जी जिक्र कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, चाहे वो हमारे एरोस्पेस सिस्टम्स हैं। इसलिए आने वाले युग में जहां एक और क्लीन एनर्जी की तरफ प्राथमिकता रहेगी और उस पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा, वहीं साथ ही साथ जो नए किस्म के आयाम होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी जो द्वारा ही एक मिशन स्थापित किया गया है, उसमें भी डाटा प्रिजर्वेंस इत्यादि के लिए हमें 24/7 रिलायबल सोर्सेज ऑफ क्लीन एनर्जी दरकार रहेंगे। सप्लीमेंट्री मैडम, आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने बहुत अच्छे से हर चीज़ों को समझाया है, तो हमारे क्षेत्र के लोग जो मुझसे बार बार पूछते हैं तो उनको
यहाँ लोकसभा से उसका आंसर मिल गया है, पर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सर्वे कितनी जल्दी शुरू होगा, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू होगा, जैसे मंत्री साहब ने समझाया है, हम लोगों को कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे चाहे बैटरीज के लिए और बाकी एरोस्पेस हर चीज़ों को समझाया है, तो मैं दोहराऊंगी नहीं। तो मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी सर्वे हो, और राजस्थान में और पूरे भारत में जहाँ जहाँ रेयर अर्थ है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्राइसिस हमको आज दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम बहुत मजबूती से हम अपने भारत को मजबूती से। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, जैसा इनकी चिंता बड़ी वाजिब है अपने क्षेत्र को लेकर के, लेकिन मुझे ये इनको सूचित करते हुए संतोष भी हर्ष भी कि ये काम पहले से ही जारी है, सर्वे हो रहा है। लिथियम के एक्सप्लोरेशन का काम अंडरटेक करने से पहले जो सर्वे किया जाता है, हालांकि वो इस मंत्रालय से उसका संबंध नहीं है, उसका माइनिंग मंत्रालय से है, लेकिन चूंकि हमारा संपर्क बना, ये होल ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से हम सारा कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक बहुत जल्द एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू हो जाएगा, सर्वे है। इसी प्रकार लिथियम के कुछ एक भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में भी पाए गए हैं, वहाँ पर भी माइनिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है। जहाँ तक इनके प्रश्न शायद प्रेरित इस बात से भी हुआ कि हमने अभी इसी बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की घोषणा की है 4 प्रदेशों में, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरलम, और ये एक नई शुरुआत है। उसको लेकर के भी आगे इसकी बढ़त होगी जगह जगह। जैसे मैंने कहा कि वी नीड टू स्केल अप आवर रिसोर्सेज, तो अन्य स्थानों और अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार के इनिशिएटिव्स अंडरटेक करने का हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सर। वैसे सर अगला प्रश्न मेरे नाम पे है सर, या इफ यू विश यू कैन रिप्लाई सर, और आई विल कम टू योर रूम एंड डिस्कस सर। यू कैन आस्क, I don't know whether to ask the speaker to ask, but nevertheless, sir, what is the question, sir? If you are kind enough to tell me, I'll be happy. Sir, with the permission of the House, sir, my question is on the coastline and the seashore. When we find the rare earth, we have to protect the environment as well as also exploit the. So, how do we balance both, sir? Primarily, there are 2 broad sources. One is the beach minerals, which you are referring to. The other is the rock. So when we go in for these, they are available. Sorry, they are available in a kind of a combination of 7 minerals, and we are already into that. Sometime in 2014-15, there was an issue of some smuggling happening, because one of the minerals was graphite, and some of the contractors would, in the name of exploring graphite, would also take away monazite, which happens to be a very important source of thorium. So permanently, we also instituted some more measures to check this, and for some time there was also some kind of an embargo. But in the recent Shanti Act, which was passed in the House itself, the exploration has also been made open to the private sector, the non-government sector, except for the cases where we find certain threshold levels of uranium available, so where it is not easily convenient or safe to allow the private party. And beach sandy minerals are being explored, particularly in the states of Kerala, Andhra Pradesh and Andhra Pradesh. Thank you so much, sir. Mananiya Shri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, 1972 की जो एक एनर्जी सिक्योरिटी रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और 1974 की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये दोनों कहती है कि जो मेरा राज्य है, और एक क्वेश्चन है सर, कि झारखंड में जो है रेयर अर्थ मिनरल के जो है अकूत भंडार है, और माननीय मंत्री जी जो काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यूरेनियम और थोरियम का आज भी सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो जादूगोड़ा झारखंड ही है सर। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये प्रश्न है कि रेयर अर्थ मिनरल पॉलिसी के तहत पिछले 20 साल में किस तरह की संभावनाएं जीएसआई के माध्यम से झारखंड में मंत्रालय ने की हैं, और इसका क्या जो है निष्कर्ष निकला है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि झारखंड में भी इसके कुछ एक स्रोत पाए गए हैं, और जैसे मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि जहाँ एक तरफ ये मिनरल्स ऑन द बीच मिलते हैं, वहाँ ये रॉक मिनरल्स में से भी पाए जाते हैं, जो थोड़ा सा उसका एक्सप्लोरेशन थोड़ा कठिन रहता है। इसी प्रकार जैसे झारखंड में कहा, गुजरात में भी इस तरह के हैं। तो इसीलिए इनको क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है, बिकॉज द सप्लाई चेन इज lacks in resilience, the geographical location is difficult and the exploration options are also limited. और जहाँ तक रेयर अर्थ का संबंध है, हमारे पास अभी हाल ही में, जैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि हाल ही में क्या इस तरह के निर्णय लिए गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के साथ और मिनरल्स के साथ जुड़ करके, हालांकि वो पारसी इस विभाग और इस मंत्रालय के दायित्व में शामिल नहीं है, लेकिन 24 इस तरह से मिनरल्स थे जिनको लिस्ट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सूची में शामिल किया गया। अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम भी पढ़ सकता हूँ। बेरिल, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्लूकागॉन, ग्रेफाइट, इंडियम, ये 24 है। इसमें से थोरियम एंड यूरेनियम, हालांकि वो भी स्ट्रेटेजिक मिनरल हैं, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये जो 24 मिनरल हैं, दे हैव ऑल्सो बीन थ्रोन ओपन टू द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। तो माननीय सदस्य के जो ऑब्जर्वेशन है उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि किस प्रकार एक्सप्लोरेशन को एक्सपीडाइट किया जाए, उसमें रिसोर्स की पूलिंग हो, और इसीलिए शांति एक्ट के माध्यम से नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व करके जो पहले की बंदिशें थी उनमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है, और जो हमारा फाइनेंशियल पूलिंग है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह के कार्य जहाँ जहाँ पर भी थोड़ी गति उस प्रकार की नहीं थी जिस तरह की अपेक्षा थी, उसमें भी गति आएगी। धन्यवाद जी। माननीय डॉक्टर प्रशांत पडोले जी, माननीय डॉक्टर प्रशांत पडोले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आप अपना प्रश्न संक्षिप्त में रखिए प्लीज। मंत्री जी को पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में चलते बेहिसाब उत्खनन के चलते धरती माता को हुए नुकसान को कैसे सरकार सुनिश्चित करेंगी और उसके लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर रहा, ये किस प्रकार का नुकसान मुझे थोड़ा सा समझा देंगे तो मैं। आप दोबारा पूछेगा, आप दोबारा पूछेगा। हाँ, पोल्यूशन से आप दोबारा पूछेगा अपना प्रश्न, पूछिए ना। एनवायरमेंट से हिंदुस्तान में हुए बेहिसाब उत्खनन से जो धरती माता को नुकसान हो रहा है उसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? मंत्री महोदय, सादा क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन सर, इस काम करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंगल सर। वैसे Parsi, this is not related to this ministry or department, this is related to the Department of Mining, but nevertheless मुझे विश्वास है कि इससे पहले भी और बाद में भी जहाँ जहाँ भी खनन होता है, साथ ही साथ उसका सरकार ध्यान भी रखती है पूरी जिम्मेवारी से। मुझे लगता है कि प्रश्न का एम्फेसिस होना चाहिए था अवैध खनन पर, जिसमें हम सब सदस्यों को मिलकर के रोकथाम करने की आवश्यकता है, ये इनलीगल माइनिंग। माननीय श्री दुष्यंत सिंह जी। Sir, I would like to ask the Honourable Minister, as China produces 80 to 90% of rare earth, sir, the GSI has found 482.6 million tons, sir, of which Rajasthan has 83.59 million tons. Sir, in rare earth, in Balotra and Sikar district, sir, in the Bhatikera area of Sivana blocks, are we considering to create auctioning for processing in these areas so that Rajasthan can become a part of the dedicated corridor, so that we can also be a producer of rare earth, especially when Honorable Prime Minister has kept 7,280 crores for manufacturing of rare earth and for processing rare earth.
and to create by 2030 and by 2047 rare earth to be that so that we can also work towards the mineral security partnerships and also the Indo-Pacific Economic Framework partnerships, sir. So will Rajasthan be part of that in this or not, sir? Honorable Speaker, sir, I appreciate the honorable member and our young friend. He's put on a very intelligent question. Of course, there is no reason to deny, but to modestly admit that we still require a much of rare earth permanent magnets, especially which are widely in use for the electronic gadgets, for space sector, for aerospace, for defense, etc., for electric vehicles. And much of it is still being imported because we are still not in that capacity. But in the last 10-11 years, with the high prioritization given by Prime Minister Modi himself and his personal intervention, we have initiated processes and we are in the process of scaling up. As he rightly mentioned, maybe more than 80% of the rare earth permanent magnet is still being sought from other countries. But we have started moving in that direction. As I said just now, that the first ever samarium cobalt plant has started functioning in 2023. Prime Minister Modi himself launched it, giving it the importance that it deserves. And we have also set targets, like for example, the first phase 500 ton per annum, second phase 2,000 by 28, 5,000 by 2030. Our present requirement of rare earth permanent magnet is 4,000. But by the time we reach 2030 and are able to produce 5,000 indigenously, our requirement would have gone to 8,000, which means we need to scale up in a larger scale, and we are in the process of doing so. As far as Rajasthan is concerned, he is right. Rajasthan, Gujarat, these are some of these states which have a huge resource of rock minerals also, which is little cumbersome process, and the yield may not be of that extent, but we are working on it and we'll scale it up. And the Shanti Act, which is in the process of rule formation, when it comes into functionality very soon, I think you'll see the pace going up very fast. Thank you, sir. Question number 466. क्वेश्चन नंबर 466 माननीय मंत्री जी पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य, धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने विस्तार पूर्वक जवाब देने का काम किया। फिर भी झारखंड और मेरे क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें हैं मैं रखना चाहता हूं। झारखंड स्थिति संस्थानों या उद्योगों को किस प्रस्ताव पर 6G अनुसंधान परियोजना को चल रहे हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत विचार किया गया है, उसका विवरण क्या है। साथ साथ झारखंड सहित पूर्वी भारत में 6G प्रौद्योगिकों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण या नवाचार केंद्र इनोवेशन हब स्थापित करने का है, विवरण क्या है। जमशेदपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र में उभरती हुए दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में उद्योग अकादमिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं कदमों का विवरण क्या है। माननीय मंत्री जी। माननीय सांसद महोदय ने 6G पर प्रश्न उठाया है और उसी के साथ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की प्रगति पर भी प्रश्न उठाई है। आपके द्वारा सर मैं संसद को सूचित करना चाहता हूं कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित हुआ है ताकि हम लोग नवाचार और अनुसंधान को एक नई तीव्र गति भारत में हम लोग दे पाएँ। ये फरवरी 2024 में हम लोग ने लागू की थी। एक गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो निर्णय लेता है और पहले किश्त में इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए की राशि अनुसंधान और नवाचार के लिए 2023 से 2028 के अवधि में प्रावधान किया गया है, जो भारत में पहली बार इतिहास में किया गया है अनुसंधान और नवाचार के लिए। बजटरी प्रोविजन वित्त मंत्री जी के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए इसके लिए घोषित की गई है और इसके आधार पर 8 हमारे प्रोग्राम्स हम लोग ने शुरू किए हैं
पहला मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, जो ईवी मिशन 2D इनोवेशन हब को देख रहा है, मेडटेक मिशन को देख रहा है, AI फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग देख रहा है, CRM रिसर्च प्रोग्राम देख रहा है। कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जैसे एडवांस रिसर्च ग्रांट, प्राइम मिनिस्टर अर्लियर करियर रिसर्च ग्रांट, इंक्लूसिविटी रिसर्च ग्रांट, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कन्वर्जेंस के शुरू किए गए हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस शुरू किया गया है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च शुरू किया गया है, ANRF ट्रांसनेशनल रिसर्च इनोवेशन हब शुरू की गई है और अनेक फेलोशिप्स भी दिए गए हैं। करीब 300 करोड़ रुपए का प्रावधान इन सभी इनोवेशन हब्स के लिए और प्रोग्राम्स के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, झारखंड के स्टार्टअप्स और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे MSME का बहुत बड़ा हब जमशेदपुर आदितपुर क्षेत्र में है। विशेष रूप से जमशेदपुर जैसा औद्योगिक समूहों में भारत 6G गठबंधन तथा संबंधित पहलों में एकीकृत किया जा रहा है। यदि है तत्वबोधन विवरण मैं जानना चाहता हूँ। जमशेदपुर जैसा औद्योगिक और अर्ध शहरी क्षेत्र अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों का समर्थन देने के लिए दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ाने हेतु क्या रोडमैप तैयार किया गया है? 6G की ओर संक्रमण और पूर्वी राज्य को डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित किस चुनौतियों की पहचान किए गए, तो उन्हें दूर करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या? माननीय मंत्री जी। सर, भारत 6G अलायंस प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित की गई है। हम लोग भारत 3G में विश्व के पीछे था, 4G में विश्व के साथ चले हम, 5G में हम लोग आगे बढ़ के चले और 6G में नेतृत्व करेंगे हम लोग विश्व का। ये विश्वास हम इस सदन के पटल से दिलवाना चाहते हैं। 10% हम लोग पैटर्न्स कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से 4000 पैटर्न्स ऑलरेडी हम लोग ने कंट्रीब्यूट कर लिया है। यूबिक्विटस कनेक्टिविटी का प्रस्ताव भारत का 3GPP और ITO में स्वीकृत हो चुकी है और इसी के साथ B6GA अलायंस में जो शुरुआत हुई थी केवल 14 संस्थानों के साथ, आज 85 संस्थानों तक बढ़ चुकी है। हमारे 7 वर्किंग ग्रुप्स हैं, स्पेक्ट्रम पे, डिवाइस टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स पे, टेक्नोलॉजी पे, अलायंसेस पे, ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी पे, आउटरीच पे और 6G यूज केसेस पे। और सभी हमारे 7 वर्किंग ग्रुप्स के क्वार्टरली एनालिसिस मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग करते हैं और भारत 6G का नेतृत्व करेगा। इसका विश्वास सदन के पटल पर मंत्रालय की तरफ से हम लोग रखना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीयों ने सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 3, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर,